हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर, एटम्स। मैं आपको गारंटी देता हूं, इस सेशन के बाद एटम का हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये चैप्टर बच्चों आपके बोर्ड्स के लिए और कंपैरेटिव एग्जाम्स जैसे जेईई या नीट दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा आज का रोड मैप है। सबसे पहले हम एटम की सबसे पहली तस्वीर को समझेंगे कि शुरुआत में उसे कैसा सोचा गया। उसके बाद हम डाइव करेंगे रदरफोर्ड के उस फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, और उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थीं, उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे इस चैप्टर के हीरो नील्स बोर और उनका क्वांटम सोल्यूशन। और फाइनली हम देखेंगे कि बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आखिरी पजल को कैसे सॉल्व किया। तो ये है हमारा सफर आज के लिए। अब हम इस स्लाइड में शुरू कर रहे हैं हमारा पहला सेक्शन, एटम की पहली तस्वीर, यानी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ एन एटम। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट ने पहली बार एटम को कैसा इमेजिन किया था, उसकी पहली फोटो उनके दिमाग में कैसी बनी थी। इस स्लाइड में हम उस सवाल को समझेंगे जिसने एटम की कहानी शुरू की। देखो, बात है 1897 की। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया था। तो सबको ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन एक बात और सबको पता थी कि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होना जरूरी है। तो उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर रहते कैसे हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है। यही थी सबसे बड़ी मिस्ट्री। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज चार्जेस के अरेंजमेंट को समझना था। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे पहला एटॉमिक मॉडल जो जे थॉमसन ने खुद दिया था। तो 1898 में थॉमसन ने इस पजल का पहला सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि एटम एक सॉलिड स्फीयर जैसा है जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक सा यानी यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर ऐसे धस गए हैं जैसे तरबूज में बीज। इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इमेजिन करो, तरबूज का पूरा लाल हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और जो काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल, जिसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हैं। अब हम इस स्लाइड में एंटर कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, थॉमसन ने एक मॉडल तो दे दिया, लेकिन साइंस में मॉडल तब तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक इसे एक्सपेरिमेंट से टेस्ट ना किया जाए। और इस मॉडल को टेस्ट करने का काम किया उनके ही एक स्टूडेंट अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। उनका ये एक्सपेरिमेंट, जिसे हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, एटम की समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब इस स्लाइड में हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझेंगे। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। यहाँ लेफ्ट में एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स निकाल रहा है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब इन पर +2 चार्ज होता है। इन अल्फा पार्टिकल्स की एक पतली सी बीम को लेड ब्रिक के थ्रू फोकस करके एक बहुत ही पतली सोने की पत्ती यानी गोल्ड फॉयल पर मारा जाता है, और इस फॉयल के चारों तरफ एक रोटेटेबल डिटेक्टर है जिस पर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी है। जब भी कोई अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से टकराता है तो एक छोटी सी फ्लैश पैदा होती है। इस डिटेक्टर को अलग अलग एंगल पर घुमाकर ये काउंट किया जा सकता था कि कितने पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में स्कैटर हुए। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अल्फा पार्टिकल्स की बीम को गोल्ड फॉयल पर फायर करना और देखना कि वो कहाँ जाते हैं। अब इस स्लाइड में हम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखेंगे इस ग्राफ के थ्रू। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स और एक्स एक्सिस पर है स्कैटरिंग एंगल थीटा। सबसे पहली चीज जो दिखती है वो ये है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट सारे बिल्कुल सीधे निकल गए या बहुत छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। देखो स्मॉल एंगल पर ये पीक कितनी ऊंची है। लेकिन, और यही सबसे सरप्राइजिंग चीज थी, कुछ पार्टिकल्स बहुत कम पर कुछ बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। अगर थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल सही होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उस मॉडल में पॉजिटिव चार्ज इतना फैला हुआ था कि उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो एक भारी अल्फा पार्टिकल को इतने बड़े एंगल से घुमा सके। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, लेकिन कुछ बड़े एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, जो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इस स्लाइड में हम सबसे शॉकिंग रिजल्ट पर फोकस करेंगे।
आप इमेजिन कर सकते हैं कितना सरप्राइजिंग था ये रिजल्ट। लगभग 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से भी ज्यादा के एंगल से मुड़ गया, मतलब ऑलमोस्ट यू टर्न ले लिया। रदरफोर्ड के अपने शब्दों में ये इतना ही अनबिलीवेबल था जैसे आप एक टिश्यू पेपर पर तोपटा गोला मारें और वो टकरा कर आपके पास ही वापस आ जाए। इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड मॉडल। वाटरमेलन मॉडल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो इस साइड का मेन आइडिया था ये अनबिलीवेबल ऑब्जर्वेशन कि कुछ पार्टिकल्स ऑलमोस्ट 180 डिग्री पर बाउंस बैक कर गए। अब हम इस स्लाइड में एंटर कर रहे हैं एक नए दौर में, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो उन शॉकिंग रिजल्ट्स का नतीजा क्या निकला? रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि थॉमसन का मॉडल गलत है, इट हैज टू बी रॉन्ग, क्योंकि एक हेवी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को वापस भेज पाने के लिए एटम के अंदर का पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं हो सकता। उसे एक बहुत ही छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ेगा, एक बहुत ही डेंस मैसिव कोर। और इसी कंक्लूजन से जन्म हुआ एक नए कॉन्सेप्ट का, द न्यूक्लियस। इस स्लाइड में हम रदरफोर्ड के कंक्लूजन को डिटेल में समझेंगे। रदरफोर्ड का लॉजिक बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास, मतलब 99.9% से भी ज्यादा मास एक बहुत ही छोटी सी जगह में आके जमा हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल कभी बाउंस बैक नहीं करता। ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स तभी मिल सकता है जब सारा पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, और इसी छोटी सी हैवी पॉजिटिव कोर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था रदरफोर्ड का फाइनल कंक्लूजन, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से न्यूक्लियस में सेंटर्ड है। अब इस स्लाइड में हम एटम और न्यूक्लियस के साइज को कंपेयर करेंगे। तो सवाल ये है कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। स्क्रीन पर देखिए, नंबर्स आपको हैरान कर देंगे। एक एटम का साइज होता है रफली 10 टू दी पावर -10 मीटर्स, और न्यूक्लियस का साइज वो है 10 टू दी पावर -15 से 10 टू दी पावर -14 मीटर्स। मतलब न्यूक्लियस एटम से 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एटम अंदर से ज्यादातर खाली है, इट्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस। और अब एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट सेंस बना रहे हैं। जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए वो इस खाली जगह से निकल गए, और जो 8000 में से एक पार्टिकल वापस आया वो सीधा उस छोटे से न्यूक्लियस से हेड ऑन टकराया था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है कि एटम ज्यादातर खाली स्पेस है, जिसके सेंटर में एक बहुत ही छोटा से न्यूक्लियस है। अब हम इस स्लाइड में रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो रदरफोर्ड ने हमें एक नया मॉडल दिया जिसे प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं। बीच में न्यूक्लियस जैसे सूरज, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे प्लैनेट्स चक्कर काट रहे हैं। ये मॉडल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन इसमें भी कुछ सीरियस फ्लॉज थे जब हम इसे उस समय की फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स से देखते हैं। इस स्लाइड में हम रदरफोर्ड मॉडल की पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे। ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। प्रॉब्लम थी एटम की स्टेबिलिटी को लेकर। उस टाइम की क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। अब देखो, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली डायरेक्शन बदल रहा है, जिसका मतलब है कि वो एक एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है। तो थ्योरी के हिसाब से उसे कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करनी चाहिए, और अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम्स तो स्टेबल होते हैं, हम और आप एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉडल और रियलिटी में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जो नहीं होता। अब इस स्लाइड में हम रदरफोर्ड मॉडल के दूसरी प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम आती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। स्पेक्ट्रा मतलब एटम से निकलने वाली लाइट का पैटर्न। अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में गिर रहा है तो उसके घूमने की फ्रीक्वेंसी हर पल बदल रही है। इसका मतलब हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, यानी एक पूरा रेनबो जिसमें हर कलर, हर वेवलेंथ मौजूद हो। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि हाइड्रोजन जैसे एटम्स से एक डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम निकलता है। मतलब सिर्फ कुछ खास कलर्स की शार्प लाइंस दिखती हैं, बीच में अंधेरा। तो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा था रेनबो और एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था बारकोड। फिर से एक बड़ा मिसमैच। तो स्लाइड का मेन आइडिया था स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम। मॉडल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रिडिक्ट करता है, जबकि असल में लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। तो अब हम इस स्लाइड से एक नए चैप्टर हीरो से मिलेंगे, नील्स बोर। रदरफोर्ड मॉडल की इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं था, और तब 1913 में सीन में आए डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर। उन्होंने रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल उठाया, लेकिन उसमें उन्होंने उस समय की एक नई और अजीब थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के आइडियाज़ को मिक्स कर दिया, और वही इसका सल्यूशन निकला।
इस स्लाइड में हम बोर के 3 गेम चेंजिंग पोस्टुलेट्स को समझेंगे। बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहला पोस्टुलेट, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता, वो सिर्फ कुछ स्पेशल स्टेबल ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है, और जब तक वो इन ऑर्बिट्स में है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इसने स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सेकंड पोस्टुलेट, अब सवाल उठता है कि ये स्पेशल ऑर्बिट्स हैं कौन से। बोर ने कहा ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल n होता है, यानी L = n टाइम्स h/2π। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थर्ड पोस्टुलेट, एटम लाइट कब इमिट करेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से एक लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करेगा, और जो एनर्जी डिफरेंस होगा दोनों ऑर्बिट्स का, वो एक सिंगल फोटॉन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। इस पोस्टुलेट ने लाइन स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था द बोर के 3 पोस्टुलेट्स: स्टेबल ऑर्बिट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस। अब इस स्लाइड में हम इस नए शब्द क्वांटाइजेशन का मतलब समझेंगे। क्वांटाइजेशन बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे एनर्जी कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं ले सकती, उनकी सिर्फ कुछ फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज ही अलाउड है। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझो। एक रैंप पर आप कहीं भी खड़े हो सकते हो, यह है कंटिन्यूअस, लेकिन सीढ़ियों पर आप या तो पहली सीढ़ी पर होगे या दूसरी पर, आप 1.5 सीढ़ी पर नहीं हो सकते। यह है डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड। बोर ने यही आइडिया एटम में यूज किया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था क्वांटाइजेशन का मतलब वैल्यूज का डिस्क्रीट पैकेट्स में होना, कंटिन्यूअस ना होना। इस स्लाइड में हम बोर के मॉडल से निकला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। अपने पोस्टुलेट्स का यूज करके बोर ने हाइड्रोजन एटम के अलग अलग स्टेबल ऑर्बिट्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया। फॉर्मूला है E⁻n = -13.6 डिवाइडेड बाय n², और इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या EV। यहाँ पर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिट का नंबर बताता है, -1, 2, 3 एंड सो ऑन। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव साइन। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, इट इज बाउंड। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को आजाद करना है तो आपको इतनी ही एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला En = -13.6 by n² EV और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस। अब हम इस स्लाइड से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फाइनल सेक्शन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन्ड। तो अब तक हमारे पास बोहर के पोस्टुलेट्स हैं और एनर्जी का फॉर्मूला भी है। चलिए अब इन सबको यूज करके उस आखिरी पजल को सॉल्व करते हैं जिसे रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? इस स्लाइड में हम उसी मिस्ट्री पर वापस आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यह है हाइड्रोजन का एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें आपको सिर्फ कुछ खास रंग की अलग अलग लाइंस दिख रही हैं। सवाल वही है, सिर्फ यही लाइंस क्यों? बीच के सारे कलर्स गायब क्यों हैं? इस क्यों का जवाब बोर का मॉडल देता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया है उस सवाल को रिविजिट करना जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं, व्हाई अ लाइन स्पेक्ट्रम। अब इस स्लाइड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम समझेंगे, हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। ध्यान से देखिए, यहाँ हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक अलाउड एनर्जी लेवल या स्टेबल ऑर्बिट को दिखा रही है। जो सबसे नीचे की लाइन है n = 1, उससे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये एटम की सबसे स्टेबल लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। इसके ऊपर n = 2, n = 3, ये सब एक्साइटेड स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है। एक पैटर्न नोटिस करो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, इन एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप कम होता जा रहा है। और बिल्कुल टॉप पर E = 0, ये आयनाइजेशन लेवल है जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से आजाद हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट्स और एनर्जी गैप्स को दिखाया गया है। अब इस स्लाइड में हम सारे पीसेस को जोड़कर फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। तो अब सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। याद कीजिए बोर का थर्ड पोस्टुलेट। एक स्पेक्ट्रल लाइन कब बनती है? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है। इस जंप के दौरान वो इन दोनों लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एक फोटॉन निकालता है। अब सोचो, क्योंकि एटम में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ही अलाउड हैं, इसका मतलब उनके बीच के एनर्जी डिफरेंसेस भी स्पेसिफिक ही होंगे। और हर स्पेसिफिक एनर्जी डिफरेंस का मतलब है एक स्पेसिफिक एनर्जी का फोटॉन, और हर स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब है लाइट की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। इसीलिए आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कलर्स की लाइंस ही दिखती हैं।
हर लाइन एक स्पेसिफिक जंप को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से पूरा लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था कि हर स्पेक्ट्रल लाइन एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन 2 अलाउड एनर्जी लेवल्स को कॉरेस्पॉन्ड करती है, इसलिए स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है। तो इस स्लाइड में हम बोर्स मॉडल की सक्सेस और उसकी एक छोटी सी कमी को देखेंगे। नो डाउट बोर का मॉडल एक बहुत बड़ी सक्सेस था। इसने एटम की स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैथमेटिकली बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसमें एक छोटा सा लेकिन था। बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, वो उन्होंने बस एक रूल की तरह दे दिया था। ये रूल काम कर रहा था, इससे सारे आंसर्स आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रूल क्यों सही है, इसके पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या था। इस क्यों का जवाब उनके पास नहीं था। इसका जवाब कि क्वांटाइजेशन आखिर आती कहाँ से है, वो 10 साल बाद डी ब्रॉगली ने दिया, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था बोर मॉडल की सक्सेस और उसकी आखिरी कमी, क्वांटाइजेशन रूल का जस्टिफिकेशन ना होना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।